पॉइंट आपका है कि बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र को आपको सीखना है, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम दिए हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें हैं। कैसे है आपका सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र या फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, जिसको आप देखते समय आपको उसको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग कैसे होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस उसके अंदर दिए गए हैं, उन फंक्शन का काम क्या है, उस फंक्शन पे जाने से हमें डिस्प्ले जो वहाँ पर मेनू दिया रहता है, सारे फंक्शन का काम क्या है, कौन से फंक्शन पे जाने से क्या होता है। तो सारी जानकारी का होना एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, सबसे पहले चीज़ तो आपको ये सीख लेना है, उसके अंदर मेनू में जितने सारी चीज़ें हैं सबके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी नहीं। ये नहीं कि आपने केवल सैंपल का वॉल्यूम याद कर लिया, हाँ इतना इतना हमें रिएजेंट लेना है, इतना सैंपल लेना है और यहाँ पर जाके टेस्ट परफॉर्म कर देना है। नहीं, इतने से काम नहीं चलना है। अगर आपको एक परफेक्ट, मैं पहले भी बताया, परफेक्ट नॉलेज लेना है, परफेक्ट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ों को सीखना है, तभी जा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गया हमारा बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र के बारे में नॉलेज का होना। ठीक है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं अभी बता रहा हूँ। उसके अलावा पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपके सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है तो उसके बुकलेट्स जो उसके साथ आते हैं उसमें सारा डिटेल दिया हुआ था, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। चाहे आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। नेट से जब आप डाउनलोड करेंगे तो हर एक कुछ शॉर्ट फॉर्म में होते हैं जिसका नाम हमें पता नहीं होता है, तो उसको वहाँ सारी जानकारी दिया रहता है। उसके अलावा उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, उस पार्ट का फंक्शन क्या है, कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको, ये कई लोग मिस कर देते हैं, इनको सोचते हैं क्या करना है, ये सब चीज़ें सीखने से कोई मतलब नहीं है। ये एग्ज़ाम में भी पूछता है, कई बार पार्ट्स के बारे में भी पूछ चुका है रेलवे वगैरह में एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी नॉलेज है जो मैं आपको वीडियोस में देते रहता हूँ। मेंटेनेंस करना, केयर करना, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपका मोबाइल है, आप चलाते हैं, उसको कैसे मेंटेनेंस करके रखते हैं, केयर करते हैं, उसी तरीके से आपका एनालाइज़र है। जब उसको अच्छे से प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, डेली रूटीन में क्या क्या मेंटेनेंस रहता है, वो सारी चीज़ें आप इंजीनियर जब इंस्टॉल करने आता है उससे आप पूछिए। ठीक है, इस भाई साहब इसमें मेंटेनेंस क्या क्या लगता है, डेली क्या मेंटेनेंस करना है, मंथली क्या मेंटेनेंस करना है, उसको केयर कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों से बचाना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी, क्योंकि आप उसके द्वारा आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, जो आपके पास मशीन है, एनालाइज़र है, उसके द्वारा आउटपुट आपको चाहिए है और परफेक्ट आउटपुट चाहिए है। तो सबसे पहला चीज़, आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, तभी जा करके आप उससे अच्छा रिजल्ट निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टेस्ट का नॉलेज होना। जो भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं उस टेस्ट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके पहले उन टेस्टों के बारे में सारी जानकारी अच्छे से, थ्योरिकल आपको प्रैक्टिकल करने से पहले पता होना चाहिए। जैसे कि मेथड, कौन से मेथड से आप लगाने वाले हैं, प्रिंसिपल उसका क्या है, कौन कौन सा रिएक्शन उसके अंदर होने वाला है, क्या आपको रिजल्ट उसमें मिलता है, कौन सा कलर डेवलप होता है। समझ आ रहा है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो टेस्ट आप लगा रहे हैं अगर उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, वो क्यों हो रहा है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रोसीजर पता होना चाहिए, प्रोसीजर हम कैसे उसको फॉलो करते हैं, तभी जाकर के आप टेस्ट को परफॉर्म कर पाएंगे। नॉर्मल रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि हर एक टेस्ट का नॉर्मल रेंज बहुत मायने रखता है। जब तक आपको नॉर्मल रेंज पता नहीं होगा, आप कैसे पता लगाएंगे कि टेस्ट का वैल्यू आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। समझ आया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, रीएजेंट का नॉलेज होना। जिस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट का रीएजेंट कौन सा है, उसका कंपोजिशन क्या है, कौन सी कंपनी का आप रीएजेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा उस कंपनी के रीएजेंट के साथ लिटरेचर आता है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से आप समय निकाल के उसको बारीकी से पढ़ें, एक एक चीज़ें, उसमें सारे चीज़ें दिया रहता है, कौन कौन सी चीज़ मिला हुआ है उसके अंदर, क्या क्या प्रिंसिपल होने वाला है, कौन सा रिएक्शन होने वाला है, किसके साथ मिलकर क्या बनने वाला है, सब दिया रहता है। तो उसको समय निकाल करके आप पढ़िए, याद करिए, और नॉलेज का होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो ये रीएजेंट का नॉलेज समझ आ रहा है आपको। रीएजेंट को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, वर्किंग रीएजेंट हमें कैसे बनाना है, कितना लेना है, क्या वॉल्यूम रहेगा, उसको यूज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप परफेक्ट लेवल पे करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात का जो है मैं गारंटी देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। समझ आया। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं।
फोर्थ पॉइंट हमारा रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद जो भी ऑपरेटर्स हैं उनका नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहे कौन से ऑपरेटर्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज, उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी बातों, जैसे पिपेट है तो पिपेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को पिपेटिंग करना नहीं आता है। जो अभी माइक्रो पिपेट्स आ रहे हैं, सैंपल लेते समय कितना उसको खींचना है या दबाना है, ये सारी चीज़ें हमें कई लोगों को नहीं आता है। तो इसलिए प्रॉपर सैम्पलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपका रिजल्ट के पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रहे प्रॉपर पिपेटिंग करना पहले सीख लीजिए। समझ आ रहा है? एयर बबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से टिप्स को आप अच्छे से लगाएं ताकि वो अच्छे से सैंपल उसमें एस्पिरेट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए टिश्यू पेपर आप रखते हैं। स्टॉप वॉच, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। टाइमिंग जो उसमें दिया है, मेंशन दिया है, रिएक्शन का टाइम हो, ठीक है, डिले टाइम हो और उसके बाद इंक्यूबेशन का टाइम हो, तो ये टाइमिंग बहुत अहम होते हैं। इसलिए स्टॉप वॉच रखिए और जो टाइम इंक्यूबेशन का दिया है, इंक्यूबेशन का टाइम परफेक्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ग्लव्स आपको प्रॉपर, इंक्यूबेटर आपके पास होगा तो इंक्यूबेटर को प्रॉपर कैलिब्रेट करके रखें। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर मेंटेन रखें, 37 है तो 37 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला चीज़ हमारा सैंपल का नॉलेज होना। अब सैंपल कई बार गड़बड़ हो जाता है, कई लोग हीमोलाइज में लगा देते हैं तो रिजल्ट पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो वो ध्यान रखें, हीमोलाइज सैंपल नहीं होनी चाहिए। और सीरम और प्लाज्मा से आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा यूरिन से कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो भी आप सीखिए। डाइल्यूशन, अगर कम सैंपल है तो कैसे डाइल्यूशन लगा करके हम मल्टीप्लाई करके टेस्ट का रिजल्ट देते हैं, वो भी आप सीखिए, बहुत ज़रूरी है। समझ आया? उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री अगर आपको मिल जाता है तो और अच्छी बात है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट की हिस्ट्री आपको पता है तो उसका टेस्ट का कौन सा वॉल्यूम बढ़ सकता है, कौन कौन से टेस्ट का रेंज आपको बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल सकता है, अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसके अलावा सैम्पलिंग मैंने बता दिया, प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए। जो भी आप सैंपल ले रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। क्लॉटेड सैंपल भी अगर आप उसमें एस्पिरेट करा देते हैं तो उसमें भी रिपोर्टिंग गलत आ जाती है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 8th पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मैंने मेंशन किया हुआ है, वो है कैलिब्रेटिंग, कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आपका एनालाइज़र होता है, जो लैब चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई लाइट चली जाती है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो उससे भी फ्लक्चुएट होता है, तो आपके एनालाइज़र पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन टेस्ट को परफॉर्म करने से सारा डिपेंड करता है जो आपने प्रोग्रामिंग किया है। मैं अभी सिखा रहा हूँ प्रोग्रामिंग करना, कैलिब्रेटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैलिब्रेटिंग पर ही आपका टेस्ट का रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आपने सही तरीके से स्टैंडर्ड या कैलिब्रेट किया है आपके एनालाइज़र को और उससे जो फैक्टर जनरेट हुआ है, वही चीज़ है जो आपका टेस्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा अब यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कैलिब्रेटिंग पर। समझ आया? तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सही तरीके से अच्छे से आपको कैलिब्रेट करना है, हर एक टेस्ट का स्टैंडर्ड लगाना है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र पे लगा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फैक्टर जनरेट होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, कैलिब्रेटिंग हो गया, सारा चीज़ सेट हो गया, उसके बाद आप कंट्रोल लगा करके देखते हैं कि हमारा एनालाइज़र सही रिपोर्ट दे रहा है, नहीं हो रहा है। नॉन सैंपल होता है कंट्रोल का, मतलब होता है कि 2 सैंपल होते हैं, एक जिसका कम वाला रेंज, एक हाई वाला रेंज, एब नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों कंट्रोल आप लगा के देखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि जो वॉल्यूम कंट्रोल का हमारे पास ज्ञात है, आपको पता है, वही रीडिंग वहाँ पर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। उससे आप पता लगा लेते हैं कि हाँ, हमारा जो हमने कैलिब्रेट किया है और वो सही है, वो आप चेक कर लेते हैं कंट्रोल लगा करके, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें अगर मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश किया है कम समय पे आपको जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ों को समझाने की, ताकि आपको जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे बायोकेमिस्ट्री का, उनमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइज़र पे ज़्यादा वो नहीं रहता है, बस उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके टेस्ट रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उन्हीं पॉइंट को मैंने कवर किया है ताकि आपको आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ना करे। इन छोटी छोटी मिस्टेक को आप
कभी बाय चांस कर लिए तो उसके चक्कर में हो सकता है। तो आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है, बाकी कोई पॉइंट अगर छूट रहा है तो आप कमेंट